हमने धक्का दिया तो क्या मूव करता है, तो अगर मैं ठीक से मूव कराना है तो सेंटर ऑफ मास पे हमें धक्का देना होगा। अगर ऐसे ऐसे घूमता है ना तो उसका सिर्फ सेंटर ऑफ मास ही प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। और ये सिर्फ अज्यूम करते हैं हम किसी जगह पे, और ये हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। और गोल्डन रेशियो 1.618 है हाइट बाई विड्थ। और COM एट पॉइंट वेयर सेंटर ऑफ मास हमेशा वहाँ होगा जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। और ये हमेशा हैवियर ऑब्जेक्ट के साथ पास होता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़ी इमारतों के लिए अलग अलग होती हैं, लेकिन छोटे छोटे के लिए सबके लिए सेम होता है। अब ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर RCM1 निकालना है ना कि कितने डिस्टेंस पे है, तो M2R होगा, क्योंकि M2 सेकेंड मास की वजह से वो डिस्टेंस बना है। तो M2R/M1 + M2। अगर हम M2 को 0 करते हैं तो R भी 0 हो जाएगा। बस M बस लगते हैं। अगर M1 0 हो जाए तो R के बराबर ही रहेगा, है ना, क्योंकि सेंट्रल मास कहीं को खिसकाएगा नहीं। और बाकी में वैसे ही। और ये थोड़ा हुआ है कि MR = कांस्टेंट M1 R1 = 0.2 R2 होता है। मोमेंट ऑफ मास एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और MR का ये फॉर्मूला होता है कि जितना बड़ा मास उतने पास उसके, मतलब अगर बहुत दूर है ना, यानी कि मास उसका बहुत छोटा है, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो मास उसका बहुत छोटा है सेंटर मास का, ठीक है। डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर मास से छोटा है। यहाँ पे RCM सेंटर ऑफ मास पूछा है, बस वही फॉर्मूला लगाना है M1 R1। बहुत ईजी है। यहाँ पे हमें बस, क्योंकि इस तरफ को ज़्यादा मास दिख रहा है ना, तो इस तरफ को सेंटर ऑफ मास ज़्यादा होगा, और मतलब उस तरफ को किसका हुआ होगा। यहाँ पे हमने x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है, तो बस हमने वही किया है। M = -3 M x कोऑर्डिनेट में देखा हमने सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया कर रहा है। हम x और y अलग अलग निकाल सकते हैं और एक साथ में निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ x को देखा है, कैलकुलेट करके निकाल लिया कि मास ही पूछा था। XCM हमें दिया हुआ था 3/5 और मास पूछा है, तो बस वही करना। और नीचे M1 + M2 करना, मतलब भूलना, मतलब जितने भी M है। और यहाँ पे हमें रूट करके निकालना तो वैसे भी आ जाता है, लेकिन एक एक करके भी निकाल सकते हो आप। और ये भी वैसे ही है जैसे DP में किया हमने, वैसे सॉल्व किया। और यहाँ पे मास क्या होता है, मतलब डेंसिटी होती है मास बाय एरिया, मास बाय लेंथ और मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हमें एरिया मास डेंसिटी होती है, तो उसका मतलब होता है कि मास बाय एरिया। तो हमने यानी कि मास क्या होगा, σ1 = L²। तो बस M1, और यहाँ से चीज़ देखे हमने कि L/2 है सेंटर ऑफ मास इसका, और एक का 3L/2 आएगा। L/2 और L/2 किसका यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम उसमें। और नीचे तो हमें दोनों मास ऐड ही करने, जो कि σ1 L² + σ2 L² है। बस वैसे करके सॉल्व कर रहे हैं। और इसका आपको पता ही है कि ML/2ik + ML/2jk + ML/2ik + MLjk होगा। जब 2L है यानी कि उसका M भी 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2M, और उसका लेकिन सेंटर मास Lj में होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे AM है तो इसका L/2 पे होगा I में। बस वो याद रखना, नीचे 3M और डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम है कि DM = λ/dx। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है जगह जगह, जिससे यहाँ पे किया कि वो बार बार चेंज होता है। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हमें लैम्डा = λ0x लेंगे। और DM का मतलब होता है λ0x .dx, ठीक है। तो हमने वो हर जगह किया कि x.dm का फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि XCM है तो x.dm / dm होगा 0 to L करके। तो यहाँ पे x डॉट, हमने क्योंकि dm होता है λ0x.dx, ठीक है, λ0x.dx करके सब कुछ। अगर यहाँ पे दिया है λ0x², तो यानी कि λ0x² लिखना है, ठीक है, ये मत भूलना। जैसे यहाँ पे λ0x².dx, तो उसका बस यहाँ पे एक x भी होता है ना, कभी x.dm, तो वो कर लिया। और नीचे dm होगा, तो उसको मैं सीधा ही लिखें λ0x².dx। इससे याद रखना, ऐसे करना होता है इसमें। और यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है λ.dx, जिसमें से हमें लैम्डा में दिया हुआ था कि f log + बीटा x.dx है, उसको सॉल्व किया है आगे और आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे एम स्टार भी लगा हुआ तो वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर कभी ये वाला अच्छा एम स्टार है कि कहाँ किसकी तरफ को ज़्यादा होगा, किसकी तरफ को क्या होगा। पाई को हम क्योंकि 22/3.14 कर सकते हैं। और हाफ रिंग का 2r/पाई होता है, हाफ डिस्क का 4r/पाई होता है, 4r/3 पाई होता है, नॉट 2 पाई। और r/2 में आएगा ये हॉलो हेमिस्फीयर, यानी कि 4r/8 है। और जो सॉलिड हेमिस्फीयर उसमें 3r/8 है, इसमें r/2 नहीं होता। हॉलो कोन है जो उसमें h/3 होगा, सॉलिड कोन में h/4 होगा। यानी कि जितने भी सॉलिड वाले हों
छोटे ही हैं, जैसे यहाँ पे 3r/8 है, 4r/8 है, h/4 है, h/3 है, और h इक्वल टू √3/r है। अगर कौन और हेमिस्फीयर ऊपर नीचे रखे हैं, यहाँ पे OA के ऊपर सेंटर ऑफ मास आएगा, और यहाँ पे ये याद रखना है कि हम उसका निकाल रहे हैं जो ये वाली चीज़ है, ठीक है, उसका देख रहे हैं हम, और 3m/4 आएगा क्योंकि m/4 कट हो चुका है। और वो कैसे निकाला हमने कि r/2 का निकाला ना, तो πr² करेंगे हम, तो πr4 आता है, तो m/4 होगा उसका, तो m/4 r/2 और 3m/4 इंटू x, और x उससे हम निकाल लेंगे, और नीचे भी वैसे ही है और आगे भी वैसे ही है। बाकी हमें ये तो पता है कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास की m1 v1 m प्लस m2 v2, और ये है सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन पूछे तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू g, ठीक है। जब सेंटर ऑफ मास का पूछे, जो हैवी और उससे छोटे को माइनस कर दो और नीचे को दोनों को ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा। ये है थोड़ा बहुत यहाँ पे, क्योंकि इसी की वजह से नीचे को जा रहे हैं तो m2g/m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस m1 प्लस m2 किया हुआ है हमने, क्योंकि ये ma है हमारा, क्योंकि ma i कैप प्लस m2 a j कैप, तो वही किया है बस नीचे को, और m1 प्लस m2 तो दोनों तरफ होगा जो नीचे होना ही है। तो बस यहाँ पे हमने m1 लिया एक तरफ, m2 लिया, तो m1 m2 g m1 प्लस m2 i कैप प्लस m2 स्क्वायर g m1 प्लस m2 j कैप होगा। यहाँ पे डेल्टा r1 लिखेंगे कि कितना डिस्टेंस आया, तो यहाँ पे सिर्फ एक हिलाया था हमने जो कि m1 था, तो डेल्टा r1 यहाँ पे हमने उसको a पे हिलाया, a तक हिलाया, डिस्टेंस है m1 बाई m1 प्लस m2 पर। जबकि कई बार होता है कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा r जो सेंटर ऑफ मास वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि इधर ही रहेगा ये, जबकि दूसरों को हमने हिलाया और एक को हमने हिलाया और दूसरे का निकालना है, तो बस वो m1 डेल्टा r1 नॉट 2 डेल्टा r2, जैसे यहाँ पे m2 डॉट डेल्टा r2 करेंगे हम। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कम है, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा वहीं रहेगा जहाँ है। अगर वो वेलोसिटी से चल रहा है तो वेलोसिटी से चलता रहेगा, अगर नहीं चल रहा है तो नहीं चलेगा, जैसे बलून का है। और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल मोशन तो करेंगे भले ही टूट जाए, पर सेंटर ऑफ मास तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगा। ये क्वेश्चन आपको आती है, कर लोगे मतलब, अगर आएगा भी। और PI इक्वल टू PF, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, और PI का मतलब है जब वो बिल्कुल रेस्ट पे है, यानी कि हमें PF कम करते हैं कि जितने भी मास है उसकी वेलोसिटी करके ऐड करके। अगर हमें P सेम दिया है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की, तो बुलेट इधर को बुलेट है, इधर को करना है। अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका सेंटर मास ये बंदा इधर से इधर हो गया, तो सेंटर मास क्या होगा, तो एफ एक्सटर्नल तो कुछ लगा ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी सेम है। जैसे यहाँ पे है कि एक्सप्लोड हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी का वो पूछा था मास से रिलेशन, तो बस उल्टा ही होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे भी वही है कि m1 m2 दिए हैं, वेलोसिटी अलग अलग दी है लेकिन सेम मोमेंटम है, तो अगर एक की एक का मास पड़ा है, m1 का मास पड़ा है, तो e2 की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि मोमेंटम सेम है, यूनिवर्सल प्रोपोर्शन आएंगे। ये बहुत ज़्यादा आया है क्वेश्चन। तो जैसे PI इक्वल टू PF कर रहे थे ना, और डेल्टा P इक्वल टू 0 करते हैं, तो बस हमें PI तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लोड है, उससे पहले कोई इसमें मोमेंटम नहीं था, समझ लो 0 था, तो हमें दोनों ऐड कर देने हैं, m1 v1 प्लस m2 v2, और v उससे आ जाएगा, और उससे हम उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं बहुत आराम से। और 8 8 जा 64 होता है, ये भी ध्यान रखना, डिफेक्ट में बहुत गलत किया। यहाँ पे ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1.05 किलो जूल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा है क्योंकि एक्सप्लोड हुआ है, यानी कि p²/2m आएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे p²/2m लिखेंगे क्योंकि मोमेंटम सेम है, तो मास हमें यूनिवर्सल प्रोपोर्शनली लिखना है, तो p²/2 बाहर आ गया और उसके बाद अंदर को हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जैसे m इधर को गया, v वेलोसिटी m इधर को गया, तो √2mv इधर को होगा, लेकिन 2m उस तरफ को है, इसलिए √2mv इक्वल टू 2m v नॉट करेंगे तो v नॉट आएगा v/√2। तो v/√2 को हम जब पुट करेंगे हाफ v1 का स्क्वायर में, टोटल एनर्जी पूछी थी हमसे यहाँ पे, तो हमने ये निकाला था m1 v1 का स्क्वायर सब कुछ स्क्वायर करके, तो यहाँ पे 2m था, ठीक है। तो ये गलती हो रही थी मुझसे कि मैं कट काट क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो 2m करेंगे तो 2 से हो जाएगा, और mv²/2 ही आएगा, तो 3mv²/2 इसका आंसर होगा इस वाले का, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, या टोटल एनर्जी भी लिख सकते हैं। एक्सप्लोड हुआ है तो 2u² sin 2θ/g हो गया उसके रेंज, एक्सप्लोड हुआ है क्योंकि मोमेंटम सेम ही रहेगा। यहाँ पे जैसे कि PI इसमें 4mu cos θ था, ठीक है, उससे हमने उसको ऊपर को फेंका,
मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे। और तो एम आई क्या होगा, तो एक तो ज़ीरो हो गया और एक एम यू कॉस थीटा प्लस 2m v डैश हो गया। हाईएस्ट पॉइंट पे स्प्लिट हो गया 3 सेगमेंट में, एम एम एंड 2m। तो एक तो वापस आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा नीचे नीचे को ही आ गया, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी जो नीचे को आया, तो एम तो ज़ीरो ही हो गया। और सेकंड पार्ट है वो सेम पाथ पे वापस आ गया, यानी कि माइनस एम यू कॉस थीटा पे आ गया, एंड माइनस एम यू कॉस थीटा पे आ गया, ऐसे ऐसे करके। एंड जो थर्ड वाला है तो उसका पूछा है हमारे से कि वो कौन सी डायरेक्शन में उसकी मतलब वेलोसिटी क्या होगी। तो 4m यू कॉस थीटा करेंगे, क्योंकि 4m गया था ना ऊपर, और यू कॉस थीटा हम मेजर करते हैं मोस्टली, मतलब इनिशियली इक्वल टू फाइनल होगा ना, तो इनिशियल हमने 4m यू कॉस थीटा लिया, क्योंकि वहाँ पे जब एक्सप्लोड हुआ तो 4m यू था और कॉस थीटा ले जा रहा था उसको। और फाइनल में हम करेंगे कि एम यू कॉस थीटा तो नीचे को आ रहा है, में वापस जा रहा है, और एम यू तो एक जीरो वेलोसिटी से चला गया, पर एक बजा 2m उसकी वेलोसिटी पूछिए बस आ जाएगी, क्योंकि इनिशियल इक्वल टू फाइनल करेंगे क्योंकि एक्सप्लोड हुआ है। और अगले क्वेश्चन में हमें एंगल निकालना था, तो हमें एक बताया कि ऊपर को ऐसे 40 जे कैप में है, 40 मीटर पर सेकेंड एक्सप्लोड हुआ 3 इक्वल पीसेस में, और एक 30 इधर को। तो जो एक होगा वो कहाँ हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 50 था, और उसका एंगल क्या होगा ये पूछा है। तो हम जब 50 करेंगे तो यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 4/3 आ रहा था, तो यानी कि 53 डिग्री यहाँ पे हुआ, तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरफ को होगा, ठीक है। इस तरफ को मतलब बनाने लग जाइए, क्योंकि वो तो इस तरफ को होगा ना। तो यहाँ पे 53 है तो इधर 53 आएगा, तो 20 प्लस 37 आएगा, तो 127 डिग्री इसका आंसर होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल पूछा था। यहाँ पे फिर से वही है कि जितने भी P1 एक्सप्लोड हुए अगर, तो P1 प्लस P2 इक्वल टू प्लस P3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सी आंसर आएगा। उसके बाद 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड हुआ 5 kg का 1:1:3 में, यानी कि एम और एम में इधर को चला गया, और उसमें बोला 30 में गए जो सेम मास के थे। तो एक वो हो गया 30√2 m इक्वल टू 3mv, क्योंकि 3x दिया हुआ है यहाँ पे, 3 थर्ड पार्ट उसका वो गिरा, और ट्रिपल सर्कल है इधर, ईजी है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 3m इक्वल टू 30√2। और आंसर यहाँ पे हमें रेडियस पूछा है, रेशियो ऑफ फ्रेगमेंट्स, और हमें दिया है कि ब्रेक हुआ है 2 फ्रेगमेंट्स में हैवी न्यूक्लियस, तो ऑब्वियसली पी कंजर्व है, तो m1v1 इक्वल टू m2u2 लिखेंगे, यानी कि m1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम m1 को हम ρv1 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय ρv2, ठीक है। और 1/8 होगा, क्योंकि v2 हमें 1 दिया है और v1 हमें 8 दिया है, तो v1 नीचे आएगा, v2 ऊपर आएगा, तो m1 और m2 क्या होता है ρv1, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी, तो मास क्या होगा रो इंटू वॉल्यूम। अब रो से रो तो कट गई, क्योंकि डेंसिटी सेम होगी। और v1 से हमने r³ निकाल लिया, क्योंकि हमें r पूछ रहे थे, r चाहिए था, इसलिए हमने पहले m1v1 लिया, ताकि हम m से हम रो v निकाल सकते हैं और v से हम r³ निकाल सकें, तो हम 1/2 इसका आंसर आ जाएगा आगे का। यहाँ पे फिर से हमने वो क्वेश्चन किया 3/2mv² वाला। यहाँ पे था कि उस तरफ को गया है 1 के जीतने में, और उस तरफ को गया 8, उसमें 12y कैप को गया और 16j कैप को गया, तो मैंने तो अंडर रूट निकाल लिया था। और 4m इस तरफ को आया, तो 4m इक्वल टू 20 m इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ को घूमेगा, तो उसका फार्मूला ये याद रख लो कि जो अंकल जी हैं ऊपर, तो उसका m मास है ये, और नीचे m+m होगा, और l लेंथ में चेंज होगा। यहाँ पे x डिस्टेंस उधर हो गया, जो l-x आएगा ना, जो l-x चला है वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक, और जो प्लैंक किसका है वो x किसका है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला बनेगा m-x और m-x, जिसको सोल्व करके x इक्वल टू ml डिवाइडेड बाई m+m होगा आंसर में। ये यहाँ पे डायरेक्ट करना तो ऐसे ml, जो छोटे अंकल यहाँ से चले यहाँ तक चले हैं और प्लैंक इतना चला है, बस तो आंसर आ गया सीधा। यहाँ पे हम स्टार भी लगा सकते हो कि अगर m बहुत छोटा है प्लैंक से, तो m इक्वल टू 0 होगा, तो यानी कि x इक्वल टू भी 0 ही होगा, तो बस वही आंसर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे वही है कि रट्टा मार लो इस चीज़ को, और अगर f एक्सटर्नल 0 है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 ही होगा, मतलब उसका जो शिफ्ट नहीं होगा सेंटर ऑफ मास कहीं को भी, ना राइट ना लेफ्ट, भले सेम वेलोसिटी से चलता रहे। जैसे यहाँ पे था कि बोट में जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, लेकिन ठीक है वो देखना पड़ता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी कहीं भी। यहाँ पे एम स्टार की एफ एक्सटर्नल जब 0 है, ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब हाइट ऑफ 10 मीटर, यहाँ पे तो मैंने उससे किया था कि 10.1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर जब वो नीचे को फेंकेगा तो बहुत ऊपर तो नहीं उड़ेगा, और 10 मीटर से ज़्यादा ही होगा, तो 10.1 आंसर होगा, तो 20 तो नहीं हो सकता। तो वैसे लेकिन इसमें ये है कि जो मजदूरी लिखी है वो है कि जो अच्छी भी लगी मुझे, जो पी बॉल इक्वल टू पी मैन लिखेंगे, उसके बाद बस m1v1 v निकाल लेंगे, और उससे हम f डॉट t इक्वल टू d/v करते हैं, और डिस्टेंस निकालेंगे हम 1/50, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम,
ठीक है, और आंसर आ जाएगा 10.1। ये भी ईजी है तो यही कर लेना चाहिए। लेकिन एम मास्टर ने किया कि एफ एक्स एनालिसिस 0 है तो शिफ्ट नहीं होगा कहीं को, यानी कि M1R1 इक्वल टू M2R2। तो इससे हमने R निकाल लिया, R था यहाँ पे 0.1 मीटर, यानी कि 10.1 मीटर आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 मीटर वो पहले ही थे। यहाँ पे मल्टीपल आंसर करेक्ट है, और दो आंसर थे इसमें करेक्ट, 4 वाले और एक दूसरा वाला। यहाँ पे फिर से पी आई इक्वल टू पी एफ करेंगे और आंसर आ जाएगा 2m/3 m/3 स्टेशनरी रह गया ना, और वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट पूछा है तो Tm/3 दूसरा 2m/3 v0 होगा, और पी इनिशियल क्या होगा mu, तो बस u हमें निकालना है, 2/3 v0 आंसर आ जाएगा। नहीं, u नहीं निकालना, हमें v0 निकालना है, तो 3/2u आंसर आ जाएगा। डी आंसर होगा, सी नहीं होगा। टोटल एनर्जी पूछी थी तो 1600 प्लस 3200 करेंगे हम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को दोनों को जोड़ के। यहाँ पे रबर का ज़्यादा, क्योंकि एम वी माइनस एम यू होता है, तो रबर की ज़्यादा मोमेंटम होती है मेटल से, किसी भी मेटल से। और जब ये एक्शन रिएक्शन पे थर्ड लॉ पे बेसिस है ये, जो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है। और जब हमें नंबर पूछे तो एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इंटू एन होगा, जहाँ पे डेल्टा पी का मतलब है एम वी माइनस एम यू, उसको लिख देंगे हम नीचे वो। पी आई इक्वल टू पी एफ करना मत भूलना। यहाँ पे हमने किया कि टी इक्वल टू 5 सेकंड पे पूछा था, तो हमें वी निकालें, तो वी तो 50 होगा, क्योंकि 100 से ऊपर फेंका तो ऊपर 50 बचता है हाफ सेकंड में, जैसे सर ने बताई है। लेकिन फिर देखना यहाँ पे पी आई इक्वल टू पी एफ है, तो एम वी लिखेंगे इक्वल टू M1 प्लस M2V2, तो बस 1.4 है जो 25 मीटर सेकंड से गया है, और 0.6 है जो जिसको हमें निकालनी है, तो एम वी क्या है यहाँ पे 50 है, 50 इंटू 1, क्योंकि 1 kg है ना, तो 50 रहेगा आंसर। और यहाँ पे उसके बाद हम V2 निकाल सकते हैं आराम से, और हम इसमें सिर्फ x फॉल्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ये तो हमने किया हुआ है। और इसे एक क्वेश्चन में मैंने ऐसे खिसका दिया था इसको साइड को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 कि इतना इतना गया तो कितना थर्ड आइटम कितनी जाएगी, तो मैंने माइनस प्लस करके कर दिया था, मजा आ गया था, क्योंकि आई और जे के में था।